हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे आज का टॉपिक है जो एमएससी जूलॉजी फर्स्ट सेम के स्टूडेंट के लिए है। पेपर 4 का टॉपिक है एनर्जी रिच बॉन्ड्स कंपाउंड्स एंड बायोलॉजिकल एनर्जी ट्रांसड्यूसर्स। फर्स्ट पॉइंट है एनर्जी रिच बॉन्ड्स एंड कंपाउंड। जैसा कि हम जानते हैं कि डीएनए तथा आरएनए की स्ट्रक्चर में एडेनिन एक नाइट्रोजन बेस है, जबकि एडिनोसाइन अर्थात एडेनिन एएमपी राइबोस एक न्यूक्लियोसाइड है, जबकि एडिनोसाइंस मोनोफॉस्फेट एएमपी एडीपी तथा एटीपी न्यूक्लियोटाइड हैं। न्यूक्लिक एसिड के निर्माण के साथ साथ सेल में इनका यूज केमिकल एनर्जी को संग्रहित करना तथा उसका प्रवाह करना भी है। एटीपी के दो किनारे के फॉस्फेट बॉन्ड में उच्च एनर्जी रहती है। उच्च एनर्जी के पी बॉन्ड सेल में एनर्जी को अधिक मात्रा में संग्रहित करते हैं और इस संग्रह के लिए अधिक स्थान की आवश्यकता नहीं होती है। एटीपी में संग्रहित एनर्जी का यूज भिन्न भिन्न सिंथेसिस तथा जैव सिंथेसिस के बॉन्ड पी टूटने से तब एनर्जी फ्री होती है, जिसका यूज भिन्न भिन्न कोशिकाओं कार्यों में किया जाता है। अगला है सिंथेसिस ऑफ एटीपी। हर एक प्लांट कुछ क्लोरोफिल तथा क्लोरोफिल के समान युक्त यौगिक से संपन्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिससे सोलर एनर्जी का यूज केमिकल एनर्जी में किया जाता है। प्लांट में फोटोसिंथेसिस की क्रिया दो पदों में होती है। फर्स्ट है प्रकाश आधारित क्रिया। प्रकाश क्रिया उस समय होती है जब प्लांट पर सन की लाइट पड़ती है। सेकेंड है कार्बन एसिमिलेशंस क्रिया। कार्बन एसिमिलेशंस क्रिया या कार्बन फिक्सेशन क्रिया, जिसे डार्क क्रिया भी कहा जाता है, जो कि लाइट क्रिया में बने पदार्थ के द्वारा आगे बढ़ती है। लाइट में होने वाली क्रिया में क्लोरोफिल तथा अन्य पिगमेंट आदि की उपस्थिति सन एनर्जी या सोलर एनर्जी एटीपी तथा एनएडीपीएच में बदल दी जाती है तथा O2 उत्पन्न होती है। 2H2O प्लस 2NADP प्लस 6 फोटॉन्स रिएक्शन O2 प्लस 2NADPH प्लस 2H2। कार्बन एसिमिलेशंस की क्रिया में एटीपी तथा NADPH का यूज CO2 का अपचयन करने में होता है, जिसके फलस्वरूप ट्राइओस फॉस्फेट ग्लूकोज स्टार्च का फॉर्मेशन होता है। अगला है मॉलिक्यूलर एनर्जी ट्रांसड्यूसर्स ऑफ लिविंग सेल। एनिमल में सन की एनर्जी के स्थान पर फूड अर्थात कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में एनर्जी उत्पन्न होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म के ग्लाइकोलाइसिस तथा क्रेब्स चक्र में हमने पढ़ा है कि जब ग्लूकोज का संपूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचकर एटीपी उत्पन्न करते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट तथा उसमें प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन वाहक के संबंध में हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी निर्माण में होने वाला युग्मन की क्रिया का अध्ययन करेंगे, जिसमें आप एक ऐसी अंड मशीन्स के संबंध में पढ़ेंगे जिसकी उत्पत्ति प्राकृतिक है, अर्थात प्रोटीन का जटिल रूप है। यह स्ट्रक्चर केमिकल एनर्जी को ऐसी एनर्जी में बदलती है जो कि बड़े मॉलिक्यूल को दिशात्मक गति प्रदान करता है या मॉलिक्यूल्स तथा आयनों को जैविक मेम्ब्रेन्स के पार पहुंचाने में सहायक होता है। इसे एटीपी सिंथेस कहा जाता है और इसे कॉम्प्लेक्स वी भी कहा जाता है। फोर्थ है स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी सिंथेस एंड इट्स फंक्शंस। एटीपी सिंथेस में दो पार्ट होते हैं, F0 भाग तथा F1 भाग, जो कि एक पतला वृत्त से जुड़े रहते हैं। F0 F1 एटीपी सिंथेस माइटोकॉन्ड्रिया की एनर्जी परिवर्तन करने वाली मेम्ब्रेन में धंसी रहती है। उस मेम्ब्रेन की मोटाई लगभग 5 नैनोमीटर होती है तथा लिपिड की बनी होती है। इस जटिल स्ट्रक्चर का F0 भाग इसी मेम्ब्रेन में धंसा रहता है, जबकि वृत्त तथा F1 भाग माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में धंसा रहता है। इस जटिल एंजाइम का मेम्ब्रेन में पाया जाने वाला F0 भाग जल विरोधी होता है, चूँकि मेम्ब्रेन लिपिड डी स्तर की होती है, इसलिए यह आयंस तथा प्रोटॉन्स के लिए अपारगम्य होते हैं। प्रोटॉन्स आदि केवल प्रोटीन्स मार्ग से ही दूसरी ओर जा सकते हैं। यह F0 भाग उस मार्ग का कार्य करता है जिसमें प्रोटीन्स मैट्रिक्स में पहुंचते हैं। F1 भाग का विस्तृत अध्ययन करने पर पता चलता है कि इसमें 9 प्रोटीन उप इकाइयाँ पाई जाती हैं। यह उत्प्रेरक स्थान है जहां एटीपी का सिंथेसिस तथा जल अपघटन होता है।
यदि F1 भाग को मेम्ब्रेन से अलग कर दिया जाए तो मेम्ब्रेन विहीन F1 भाग एडिनोसाइन फोस्फेटेज पाया जाता है, जो एटीपी के बदले जल अपघटन क्रिया का उत्प्रेरक है। युग्मन फैक्टर F0, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक मेम्ब्रेन में धंसा रहता है, वह एक प्रोटीन मार्ग का कार्य करता है जिसके द्वारा प्रोटीन्स मेम्ब्रेन के मध्य के स्थान से मैट्रिक्स में F1 के भाग द्वारा एडीपी तथा F1 से एटीपी का निर्माण करता है। इसका रेफरेंस है बायोमोलिक्यूल्स स्ट्रक्चरल बायोलॉजी बुक बाय DR GPN पाठक।